Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of Nyaya Academy. Now in this video we'll be discussing one of the most important aspects of our channel. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक स्पेशल सीरीज चल रही है उसमें 7th लेक्चर पर हम आ गए हैं। देखते हैं आज इस 7th लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है। वी आर कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं एंड जैसा कि मेरा वादा रहा है आपसे पहले लेक्चर से लेके आज उसी वादे को मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन दिस वीडियो हम जो जो चीजें कवर करेंगे, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, चाहे आप सीएपीएफ के लिए अपियर हो रहे हैं, चाहे आप ईपीएफओ के लिए अपियर हो रहे हैं, यूपीएससी से रिलेटेड एंड अफिलिएटेड किसी भी एग्जाम से के लिए अपियर हो रहे हैं, या आप कह लीजिए एसएससी के लिए अपियर हो रहे हैं, स्टेट सर्विसेज के लिए अपियर हो रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी से रिलेटेड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपियर हो रहे हैं, या फिर कह लीजिए आप एडीजे सुपीरियर जो हायर जुडिशरी है उसके लिए अपियर हो रहे हैं, या फिर लीगल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हैं, चाहे वो एडीए हो चाहे कोई और भी एग्जाम हो, या फिर आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं दोस्तों, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। रीजन बीइंग, इस वीडियो के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जितना भी आपकी बुक्स हैं, जितना भी अवेलेबल मटेरियल है ऑन द नेट, आपको उसका सारा का सारा सार और निष्कर्ष मिलेगा। रीजन बीइंग, ये मेरे 10 साल की मेहनत है, मेरा यूपीएससी में पढ़ाने का जो तजुर्बा है उसमें से निकल कर ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ ये 7th लेक्चर है। वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्थ ऑफ अ फेडरेशन एंड द काउंसिल रिफॉर्म्स। 1861 से लेके 1909 तक का ये हम एक चंक देख रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का। इसमें से हमारे 6th लेक्चर के अंदर वी हैड कवर्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। एक एक करके बारीकी से सारी की सारी चीजें करेंगे, लेकिन पहले लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लास्ट क्लास, ताकि आपको एकदम से ऐसे झटका ना लगे। आपको धीरे धीरे करके 1892 तक लेके चलता हूं। देखिए, पिछली क्लास के अंदर 1861 का काउंसिल्स एक्ट था। आप इस वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं 1861 का काउंसिल्स एक्ट। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं 6th लेक्चर के अंदर। नाउ इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस दिया कि इंडियन नेशनल्स को एडमिनिस्ट्रेशन में आप इंक्लूड कीजिए। सिमिलरली उन्होंने एक पैम्फलेट भी जारी किया, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इंडियन रिवोल्ट क्यों हुआ उन सबके कारण बताए। एंड इस एक्ट के फिर हमने सेलियंट फीचर्स देखे थे। देखा था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स, इलेक्टेड मेंबर्स, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जानने के लिए 6 लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं डेफिनेटली, राइट। एंड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक रहेगा, सो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से जरूर देखिएगा। नाउ द वाइसरॉय वाज नॉमिनेटेड बाय सम इंडियन, नाउ वाइसरॉय was to nominate some Indians as non-official members। ऐसे ही हमने देखा सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे किस तरीके से एक्सपेंशन होगी, किस तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा एंड देन देयर विल बी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो डिफरेंशिएशन होना था वो 1861 के काउंसिल एक्ट से सामने आने शुरू हो गया। 1862 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव ग्वालियर एंड राजा ऑफ बनारस। नाउ ऑल ऑफ दीज 3 इंडियंस वर दोज पीपल जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। नाउ दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ सेपरेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट्स, जिसके अंदर क्लास थी, कम्युनिटी था, इंटरेस्ट था एंड मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स वाज द न्यूली एडेड कैटेगरी। सेंट्रल काउंसिल्स के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्टोरेट्स को डिवाइड किया गया था। एंड अगर सवाल आए प्रोविंशियल का तो प्रोविंशियल आगे हम कवर करेंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे चलते हैं। मेरे मदर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल हुए। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस हमने देखे कि वाइसरॉय को अभी भी बहुत सारी शक्तियां दी थी, बहुत सारे पावर्स दी थी, लेकिन धीरे धीरे करके certain powers were extended to members as well, जैसे right to discuss matters of public interest. Now this is one point जो आप देखेंगे कि बहुत सारे आगे के काउंसिल्स एक्ट में भी कवर होने वाला है. Now इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर the functions were strictly limited to legislation and the act forbidded the transaction of any other business by this legislative council. Similarly executive council का मैंने आपको बताया कि अगर आप सेंटर की बात करें तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज टू बी कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इसको वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहा जाता था. ये एक कैबिनेट रन ऑन अ पोर्टफोलियो सिस्टम के फॉर्म में आ गया था. लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1859 में पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे मद्रास के अंदर. यहां लिखा नहीं हुआ, मैं वैसे बता रहा हूं, मद्रास के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया एंड सिमिलरली बाद में धीरे धीरे करके पर्टिकुलरली थ्रू 1861 का ये काउंसिल्स एक्ट इस सिस्टम को पूरे भारत में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर दी कि वो कमांडर इन चीफ को अपॉइंट कर सके. सिमिलरली इसको कहा गया कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर होगा. 3 of the ordinary members they were to be appointed from time to time by the secretary of state in council, जो कि मेजॉरिटी वोट से उसका डिसीजन लिया जाएगा. 5th मेंबर को वापस इंट्रोड्यूस किया जो कि लीगल प्रोफेशन का होने वाला था. 5th मेंबर लॉ मेंबर रहने वाला था जिसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भी बताई जो कि मैंने यहां लिखी हुई है. इसकी डिटेल्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा. नाउ हर कोई बिल, जितने भी एक्शंस थे वो सभी के सभी वाइसरॉय की असेंट के साथ ही पास होने वाले थे. उसको अथॉरिटी दी गई, बट वाइसरॉय की ये जो अथॉरिटी थी वो लिमिटेड थी बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था. उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी था एंड जो कि डिसअलाउ कर सकता था क्राउन के कहने पर. अगर क्राउन कहे कि भैया मुझे पसंद नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय द्वारा असेंटेड एक बिल जो कि कानून बन चुका है, एक एक्ट, एक अधिनियम बन चुका है, उसको डिसअप्रूव भी, डिसअलाउ भी कर सकता था. सिमिलरली अगर बात करें कि पोर्टफोलियो सिस्टम्स की, तो पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर होम, फाइनेंस, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ, पब्लिक वर्क्स, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो था पीडब्ल्यूडी 1874 में ऐड हुआ था, बट अदरवाइज ऑल दीज वर द पोर्टफोलियोज दैट वर सपोज्ड टू बी ऑफर्ड. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे, मेंबर्स थे, दे वर आंसरेबल टू द वाइसरॉय. जो भी हेड्स थे, बेसिकली जिस तरीके से आज आप प्रेसिडेंट को आंसरेबल होते हैं उसी तरीके से आप वाइसरॉय को आंसरेबल होते पुराने समय में 1861 के इस हमारे प्रोटो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. नाउ empowered this act empowered the viceroy to issue ordinances as well. वही 6 महीने की उनकी लाइफ थी और उसके बाद the ordinance जो है वो डिसअलाउ किया जा सकता था by the queen itself or the governor as signified to the governor general by the secretary of state in council, unless such ordinance was to be controlled or superseded by some law or rule made by the governor general in council. बहुत गहराई में हमने इसे पिछले लेक्चर में कवर किया था. वाइसरॉय को बेसिकली एम्पावर किया गया था कि वो एक प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता था. एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब वो नहीं होगा तो वो उसकी मीटिंग्स के ऊपर प्रिजाइड ओवर कर सकता था. नाउ सिमिलरली उसको पावर थी कि किसी भी तरीके का कानून जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पास किया था उसको ऑल्टर या रिवोक कर सकता था. 1879 के अंदर ऐसा एग्जांपल आया जब लॉर्ड लिटन जो है, जिनको मैंने आपको बताया था कि लिटा लिटा के मारना चाहिए, तो वो उनकी जब बारी आई the viceroy overruled the decision of the council as his power deemed necessary. तो उन्होंने बहुत तानाशाही की थी बेसिकली. सिमिलरली हमने प्रोविंशियल काउंसिल में सबसे पहली चीज तो ये देखी कि इलेक्टोरेट्स 3 कैटेगरीज में बटे हुए थे, जनरल, स्पेशल एंड क्लास. दोस्तों ये जो कैटेगरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी समय से यूपीएससी ने इस पे सवाल नहीं पूछा है. आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि इन पूरी की पूरी कैटेगरीज को आपने ध्यान से कवर कर लेना है. सिमिलरली नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब में एस्टैब्लिश किए गए थे. गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास they were given powers of nominating advocate general. Now this is one provision जिसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछ सकती है. इसको धड़ा ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिए प्रोविजन को, तो उसे नोट कर लेना आपने. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. सिमिलरली ये बताया गया कि कौन कौन से एक्ट्स को छेड़ा नहीं जा सकता था. सो दिस वाज सर्टेन लिस्ट ऑफ एक्ट्स जिनको छेड़ा नहीं जा सकता था. सिमिलरली पावर्स जो है वो लिमिट की गई थी गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स इन काउंसिल की.
देयर वर सर्टेन अदर प्रोविजन जो हमने डिस्कस की, जो यहाँ पे एनलिस्टेड है। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, उसको इस एक्ट ने प्रोब किया मतलब छेड़ दिया, क्योंकि मुस्लिम्स की कैटेगरी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एक सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पे इसमें ऐड कर दिया गया। नाउ दीज आर सर्टेन प्रोविजन, सर्टेन कह लीजिए कंटेंट, सर्टेन मटेरियल जो आपको तमिलनाडु की एनसीईआरटीज में, हमारी एनसीईआरटीज ऑफ सीबीएसई में, सीबीएसई का मटेरियल में, एनआईओएस के मटेरियल में, दोस्तों मैं आप सबको सारे के सारे सोर्सेज बताने वाला हूं। वेबसाइट से उठाकर, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स एंड इनके बेयर एक्ट्स भी उठाए हैं मैंने, सारी की सारी प्रोविजंस जो हैं, इन सारे के सारी चीजों में से एक निष्कर्ष निकालकर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इससे ज्यादा, इससे गहराई में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्ट्स की लिस्ट है जिसको छेड़ा नहीं जा सकता था। अब बारी है हमारे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 की। Now, Indian Councils Act 1892 is basically an amendment to 1861 का कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 था, उसी का कह लीजिए एक अमेंडमेंट था 1892 का ये काउंसिल्स एक्ट। चलिए वो देखते हैं, लेकिन पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पीछे से क्या चला आ रहा है। तो पीछे ये हुआ दोस्तों कि ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एस्टैब्लिश की गई थी ब्रिटेन के अंदर by the Congress itself in 1889। पर्पस क्या था? वो it was to raise awareness of Indian issues to the public in Britain। ब्रिटेन में भारत में चलने वाले मुद्दों के बारे में जानकारी जो है फैलाना, ये मुद्दा था। To whom the government of India was responsible। It followed the work of WC बैनर्जी थे, दादा भाई नारोजी थे, जो भारत से रिलेटेड मुद्दों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है रेज करवा पा रहे थे बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ रेडिकल एमपीज, जैसे चार्ल्स ब्रैडलॉफ थे, सिमिलरली विलियम विडरबर्न थे, एंड ही आल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट चेयरमैन of this committee, British committee, and similarly we had William Digby who was the secretary for this British committee of INC। Now Indian Councils Act 1892 बहुत मुश्किलों के साथ पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर कोशिश क्या की गई, कोशिश थी कि इंक्रीज किया जाए to the size of legislative councils। Now this marked the beginning of representative form of government in India। भारत के अंदर representative form of government को एक शुरुआत मिली। लॉर्ड डफरिन इस समय कह लीजिए कि हमारे वाइसरॉय रहे 1884 से लेकर 1888 तक। Now the tenure saw annexation of Burma as well as there was an incident called as the Panjdeh incident, जहां पे रशियन फोर्सेस बेसिकली अफगान की एक टेरिटरी जो कि अमू दरिया के साउथ में थी और पंजदेह के पास थी, जो आज तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, वहां पे अटैक करने आ जाती हैं। एंड सिमिलरली एक डिप्लोमैटिक क्राइसिस हो जाता है रशिया और ब्रिटेन के बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा सा गहमा गहमी बढ़ जाती है रीजन के अंदर। नाउ दिस एक्ट, अनदर प्रोविजन, एक चीज याद रखिएगा, दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड एश्टन क्रॉस, द फर्स्ट विस्काउंट क्रॉस। ठीक है जी, ये नाम है, ये नाम आपने ध्यान रखना है। चलिए अब बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इस एक्ट को लाने में क्या बैकग्राउंड थी। बेसिकली याद रखिएगा कि इस एक्ट से पहले इंडियंस वर ग्रेजुअली बिकमिंग अवेयर। कारण क्या था? देयर वाज अ राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म का राइज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कमेंट सेक्शन में मुझे साल बताइएगा कि किस साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। एंड अगर आपको डाउट्स भी हैं कोई, दोस्तों आपको जो भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो सब्जेक्टिव है, अगर वो ऑब्जेक्टिव है, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछते रहिए। एंड अगर आपको यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, सो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। नाउ द मेजर डिमांड्स क्या थी? 1885 से लेके 1889 तक कांग्रेस ने बहुत सारी डिमांड सामने रखी, उनमें से जो मेजर थी वो यहाँ पे एनलिस्टेड है। ये डिमांड्स के ऊपर सवाल आ जाता है। पहली चीज तो ये कि आईसीएस का साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन कराइए, इंग्लैंड में मत रखिए सिर्फ, इंडिया में भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर रिफॉर्म्स कीजिए एंड इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन आना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन, की आप सिर्फ नुमाइंदगी कर रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, हमें इलेक्ट करने का मौका दीजिए। सिमिलरली एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा के खिलाफ आवाज उठाई गई, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड किया गया,
सिमिलरली अ राइट टू डिस्कस बजटरी मैटर्स, ये भी डिमांड की गई। डिससैटिस्फैक्शन जताई गई ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि बहुत सूरत हाल खराब है। द इंडियन लीडर्स दे वांटेड कि भारतीयों का इलेक्टेड मेंबर्स के तौर पे कंसिडरेबल नंबर में एडमिशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। तो वाइसरॉय थे उस समय लॉर्ड डफरिन, उन्होंने एक कमिटी बिठाई सर जॉर्ज चेज़नी के अंडर विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक प्लान निकाल कर लाएं फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स एंड द एनहांसमेंट ऑफ देयर स्टेटस, की उसमें थोड़ा सा अथॉरिटी और आ जाए। द प्लान वाज ड्रॉन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जब रेफर किया तो कहता ना, मैं ना मानू, ई ना चौलबे। तो ई ना चौलबे की वजह से उन्होंने बोला कि भैया क्यों ना चौलबे, रीजन बीइंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन मुझे बर्दाश्त नहीं है भारतीयों के लिए। हाउएवर प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज एक्सेप्टेड, वो भी विद सम लिमिटेशंस। तो डायरेक्ट इलेक्शंस तो ई ना चौलबे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस चलो ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा विद सम लिमिटेशंस। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं सेलिएंट प्रोविजंस। तो ये रहे सेलिएंट प्रोविजंस आपकी स्क्रीन्स के ऊपर। नाउ द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल काउंसिल, दोनों के दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ा दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो मिनिमम 10 कर दिए, मैक्सिमम 16 कर दिए। पहले 12 के आसपास थे और 8 से 12 के आसपास हुआ करते थे, अब उसको बढ़ाकर 10 से 16, मिनिमम 10 किया, मैक्सिमम 16। The increase in number of central legislature was described as very paltry। कांग्रेस कहती है पैल्ट्री और मिजरेबल एडिशन है। इसका क्या मतलब है, 4 मेंबर ऐड कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। कर्जन कहता है कि भैया ऐसा नहीं है। The efficiency of deliberative body was not necessarily commensurate with the numerical strength। इसकी एफिशिएंसी जो है इट विल नॉट डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है ना। तो अगर किसी को डाउट हो, किसी को कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। नाउ लॉ मेंबर जो 1862 में फिफ्थ मेंबर ऐड हुआ था उसको परमानेंसी दे दी, भैया अब तू टेंशन ना ले, तेरी नौकरी पक्की है। अब the act upheld that 2/5 of the total number of members they were to be non-officials। 2/5 मतलब 2/5 into 100 कितना हुआ, 40% व्यक्ति जो हैं, अभी भी मेजोरिटी नहीं है नॉन ऑफिशियल्स की, वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे 40% लोग। ये सेंट्रल काउंसिल के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इट हैड आल्सो बीन डिक्लेयर्ड दैट जो नॉन ऑफिशियल्स थे दे वर पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड। तो ये इलेक्टेड वाले भी कैसे इलेक्ट होंगे वो अभी बता देंगे आपको, तो पता चलेगा। अब यहां पे देखिए नॉन ऑफिशियल जो है काउंसिल के अंदर वो 10 से 16 तो होंगे, लेकिन प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कतई खत्म कर दी, जमाई अबॉलिश कर दी। तो जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, अब उसको खत्म कर दिया। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आई नो कि ये कंफ्यूजिंग टर्म्स रहती हैं, लेकिन इसी वजह से मैंने टेक्निकल टर्म्स सारी की सारी लाउड एंड क्लियर यहां पे लिखी हुई है। किसी को कोई भी डाउट हो, याद रखिए कमेंट सेक्शन में आपकी और हमारी दूरी चुटकी बजाकर दूर हो जाएगी। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दे वर टू बी नॉमिनेटेड। मैंने बताया था इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात थी, अब ये नॉमिनेटेड का क्या पर्पस है ये भी बताऊंगा आगे। बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इनकी नॉमिनेशंस आने वाली थी। अब ये जो नॉमिनेशंस थी ये कैसे आने वाली थी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रोविंसेस भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस के मेंबर्स है उसकी भी जो है नियुक्ति फिक्स कर दी। 8 होने थे बॉम्बे में, 20 मद्रास से, 20 बंगाल से, 15 नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से, 15 अवध से। नाउ द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर आल्सो इंक्रीज्ड। अब उन्हें relaxed restrictions imposed by the Indian Councils Act 1861 वो रिलैक्स कर दी थी, allowing members to discuss budget without right to vote on it। आप डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा ये अच्छी प्रोविजन है, अच्छा ये खराब प्रोविजन है, लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकते। वोट करके आप उस प्रोविजन को खत्म नहीं कर सकते थे। तो बजट तो वही रहने वाला था, लेकिन यू कुड डिस्कस ऑन इट। तो दिस इज ऑल्सो, ये देखिए धीरे धीरे से ही सही, लेकिन धीरे धीरे ही हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो घर करने लगता है। कैसे, देखिए भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम की आदत पड़ने लगती है। दे कुड आल्सो पुट क्वेश्चंस विद इन द सर्टेन लिमिट्स
टू गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित में, जनहित में। लेकिन आप 6 दिन का नोटिस देंगे, और दूसरी चीज, उसके ऊपर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ मशीन, तो आप कहें जिप, ऊपर नीचे वो मशीन है, तो उससे आप कहना क्या चाहते हो, ये है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। दस इट प्रिपेयर्ड द बेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे ही सही, देखिए हमें आदत डलने लगी थी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आज 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं अपनाया था। नाउ they could also ask questions on domestic matters, but prior permission of governor general was required। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर था तो डोमेस्टिक मैटर्स के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की अगर हम बात करें, he was empowered to make rules for nomination of members, लेकिन वो जब रूल्स बन जाएंगे उसको आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है जी। A system of indirect elections was introduced to elect members of the council। अब ये यूनिवर्सिटी से आते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्युनिसिपैलिटी से, जमींदार भी करते थे, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से आते थे। दे वर एम्पावर्ड टू रेकमेंड मेंबर्स टू प्रोविंशियल काउंसिल। ये याद रखिएगा, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए है। हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए यहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, यहां पे ये लिखा, और दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट में से सिलेक्ट होकर बंदे आते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था। अब इस एक्ट के साथ मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, पहली चीज तो ये कि मेथड ऑफ इलेक्शन बहुत बेकार था, कोई क्लियर टर्म्स में मेंशन ही नहीं किया रहा हुआ था। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, they were officially declared कि वो nominated है, although after taking into consideration the recommendation of each body। हर बॉडी से recommendation ले लेते थे, उसके बाद recommendation लिए हुए बंदों में से नॉमिनेट कर देते थे, और वो होते थे हमारे इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो एक्ट में इलेक्टेड लिखा हुआ है, उनको डिक्लेयर नॉमिनेटेड करते थे। फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हुआ करती थी, वो सेवरल सेशंस में मिलती थी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर जनरल या फिर हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नर्स हैं चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। लेकिन यहां पे भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कब सेशन मिलना है। person favored by majority was not described as elected, rather they were directly recommended for nomination। कि अच्छा ये सब लोग इसको कह रहे हैं XYZ का नाम लेते हैं, चलो राहुल गांधी जी को सब लोग फेवर कर रहे हैं कि इसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना है, तो उसको कहते हैं कि ही इज अ नॉमिनेटेड बंदा, उसको इलेक्टेड नहीं कह रहे, है ना। तो ये बहुत अजीब सी सिचुएशन चल रही थी। दैट इज व्हाई देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस एक्ट। फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनको भी बढ़ोतरी मिली, एनलार्ज हुए, एंड दे वर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज और रिपील द ओल्ड वंस विद प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से पूछ लो भैया इस एक्ट को रिपील कर लें या इसको रिप्लेस कर दें, नया लॉ कानून बना दें, तो वो कहता था हाँ बना दो भैया, तो वो बना देते थे। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू फिल द सीट इन केस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें, अगर उसमें कोई भी सीट खाली होती थी, या गवर्नर की बात करें तो वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर खाली सीट को फिल करने की शक्ति रखता था। खुद नहीं बैठना है, उसने सीट को फिल करना है, खुद नहीं कहीं आप सोचें। नाउ क्रिटिकल अप्रेजल देख लेते हैं इस एक्ट का, वेदर और नॉट दिस एक्ट वर्कड व्हाट इट हैड इंटेंडेड और नॉट। नाउ the act can be said to be the first step towards the beginning of representative government in India। पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए हुआ। फिर भी आप कह लीजिए कि हालांकि कॉमन इंडियन के लिए इसके अंदर कुछ नहीं था, फिर भी आप कह लीजिए कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को आदत बनाना शुरू कर दिया, सिस्टम को आदत बनाना शुरू कर दिया इस एक्ट ने। ऑल ऑफ दीज एक्ट्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 से हमने ये सीरीज शुरू की है, आज तक 1892 तक आपने कंपैरिजन देखना है, बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैंने ब्रेकअप किया है, उस ब्रेकअप सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से मैंने इस पूरी सीरीज को तोड़ा है, तोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा है, इसी तरीके से आपने क्यूमुलेटिव मैनर में इस पूरी सीरीज को फॉलो करना है। दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट सीरीज, आपको ऐसी सीरीज कहीं नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इसको आप एसेज में यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल में यूज कर सकते हैं,
अपने इंटरव्यूज में भी यूज कर सकते हैं। आप मेरे से पूछें तो मैं यूज करूंगा, मेरे जैसा हो तो मैं तो बिल्कुल डेफिनेटली यूज करूंगा। सो मेक श्योर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसकी गहराइयों में उतरिए। नाउ दिस एक्ट introduced a system of indirect elections and prevented direct contact between public and representatives। MPs और MLAs जैसे आज भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते पब्लिक के, वही चीज यहाँ पे भी दिखने को मिली, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन थे तो जनता नहीं जानती थी कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। ठीक है जी, तो कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। कांग्रेस को क्या फायदा हुआ? दिस एक्ट आल्सो सर्व्ड एज अ रीजन बिहाइंड राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। भारत को यह फायदा हुआ, कांग्रेस को यह फायदा हुआ कि वो नेशनलिज्म को और गहराई तक लेके जा सकी बिकॉज ऑफ द वीकनेसेस ऑफ दिस एक्ट। लेकिन कांग्रेस की अपनी जो पॉलिसी थी ऑफ पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, ये सब है ना, ये सारी जो पॉलिसी थी, सॉरी, तो ये सारी पॉलिसी उसकी कमजोरी बनने लगी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस को वीक मानना शुरू कर देती है एंड सेफ्टी वाल्व थ्योरी को सच्चाई बनाना शुरू कर देती है। ये तो सेफ्टी वाल्व है और कुछ नहीं, है ना। सेफ्टी वाल्व थ्योरी सबने पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार बिपिन चंद्रा की बुक उठाइएगा। बिपिन चंद्रा की बुक के अंदर ये बातें करी गई हैं कि कांग्रेस एज अ मिथ एंड कांग्रेस एज अ रियलिटी। इस चीज को अगर आप चाहेंगे तो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। Nevertheless, this act was important milestone, reason being इसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है एट अ लार्जर स्टेज भारत में इंट्रोड्यूस होता है। नाउ बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बात बोली और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फॉट फॉर, लड़ना पड़ेगा। द moderates think that these can be won by persuasion। ऐसा नहीं है, we think that they can only be obtained by strong pressure। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ई ना चलबे। It was the first step towards a representative form of government। This act of 1892 give government in modern India, although there was nothing in it for the common man, even though number of Indians were increased in legislative councils, British conceded only a little, थोड़ा सा ही दिया अगलों ने। This act led indirectly to the rise of many revolutionary movements in India। Leaders like Bal Gangadhar Tilak, they blamed Congress's moderate policies and called for a more aggressive attitude towards Britishers। That is why this act is very important। ये historical aspect से तो important है ही, पॉलिटी के एस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ बेंचमार्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इसका आपने खास ख्याल रखना है। रीजन बीइंग दो चीजें, पहली चीज वो मुस्लिम्स की वो कैटेगरी, दूसरी चीज हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन, और तीसरी चीज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। And we were allowed to ask supplementary questions in certain matters। हमें supplementary questions नहीं allowed थे, हम matters on budget वो डिस्कस कर सकते थे, ये सारी चीजें। चलिए आज इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। मेक श्योर टू चेक आउट ऑल अदर वीडियोस ऑन आवर चैनल। बाकी वीडियोस को भी चेक कीजिए। हमारा डेली बेसिस पे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आता है, हमारा वो वीडियो जरूर देखिए, वो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। सेकेंडली हमारी पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी सीरीज इज लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड उसके अंदर हम तह तक जाने वाले हैं। अगर वो सीरीज आपने फॉलो कर लिया, आपका बेस बन जाएगा यूपीएससी के अंदर। सिमिलरली वी हैव अ सीरीज ऑन मैपोलॉजी। इन फैक्ट हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पबैड के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में लीव योर कमेंट्स एंड ऑल योर क्वेरीज। लॉ ऑप्शनल भी हम हैंडल कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपको जितनी भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। एंड जाते जाते आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक सबने करना है, सबने लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ। एंड वक्का प्रॉमिस करके जाओ, सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब सबने करना है ना, सब करेंगे सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबाएंगे। कारण क्या है कि वो ही बेल आइकन है जो आपकी और हमारी इस दूरी को दूर कर देगा। क्यों? जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। आई विल बी बैक रियल सून with more important videos. Stay tuned to Nyaya Academy of Wisdom. Take care. Have an awesome day ahead.